बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। आज के सेशन में हम बात करेंगे हीट और टेम्परेचर के बारे में। इसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ प्रीवियस बातों को डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो हम पढ़ चुके हुए हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ चुके हुए हैं कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी हमें क्या कहती है, उसके पोस्टुलेट्स क्या कहते हैं। उनमें जो पहला पॉइंट था वो था मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल, जिनको हम एटम्स कहते हैं कि सारे के सारे जो मैटर है वो एटम से मिलकर बना हुआ है। उसके अलावा मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैस। उसके बाद काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या कहती है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं सॉलिड के अंदर या लिक्विड के अंदर या गैस के अंदर, वो सारे के सारे अपनी मीन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करते रहते हैं, जबकि फ्लूइड्स और लिक्विड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फ्लो करते हैं। गैसेस के अंदर ये पार्टिकल्स वाइब्रेट करके रैंडम मूव करते हैं, जबकि फ्लूइड्स एंड लिक्विड के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर फ्लो करते हैं। इसके अलावा जो किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर होता है वो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी होगी उतनी ही ज्यादा उस मटेरियल का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा। जो थर्मल एनर्जी है वो भी काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड करती है। मीन थर्मल एनर्जी इज इक्वल टू द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट मीडियम। अब आगे हम बात करते हैं टेम्परेचर की। अब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर असल में काइनेटिक एनर्जी होती है किसी मीडियम की। किसी बॉडी का टेम्परेचर हाई होने का मतलब ये है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। तो इसी तरह अगर हम किसी बॉडी का टेम्परेचर हाई करें तो उसके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। इसको हम 3 स्केल्स हैं जिनमें मेजर करते हैं। जो इसका सिस्टम इंटरनेशनल स्केल है दैट इज केल्विन, बट 2 और स्केल्स भी हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। इन 3 स्केल्स की बेस पर हम जो टेम्परेचर है उसको कैलकुलेट करते हैं। केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ये 3 स्केल्स हैं जिसकी बेस पर हम जो टेम्परेचर है उसको कैलकुलेट करते हैं। अब इन स्केल्स को बनाया कैसे जाता है? तो स्केल बनाने से पहले आपको 2 चीजों का पता होना चाहिए। एक रेफरेंस पॉइंट, लोअर फिक्स रेफरेंस पॉइंट, लोअर रेफरेंस पॉइंट और अपर रेफरेंस पॉइंट। अब लोअर रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? लोअर रेफरेंस पॉइंट असल में पानी का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो लोअर रेफरेंस पॉइंट हम उसको कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं जहां पर पानी जो है वो फ्रीज होना शुरू हो जाता है। और जो अपर रेफरेंस पॉइंट है उससे मुराद वो पॉइंट है जहां पर पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। लोअर रेफरेंस पॉइंट इज द पॉइंट एट विच द पानी स्टार्ट फ्रीजिंग, वाटर स्टार्ट फ्रीजिंग, जबकि जो अपर फिक्स पॉइंट है उसके ऊपर जो वाटर है वो बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, जैसे लोअर फिक्स पॉइंट LFP और जो अपर फिक्स पॉइंट है, सॉरी इसको ऊपर लिखना था, इनके दरमियान जितना फासला होता है उसकी हम कितने ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं, यही हमारा जो टेम्परेचर स्केल है उसको डिफाइन करता है। इन स्केल्स की डेरिवेशन की बेस पर ही हम जो स्केल्स हैं उनको डिफाइन करते हैं। पहले बात करते हैं केल्विन स्केल की। तो केल्विन स्केल में अपर और लोअर फिक्स पॉइंट के दरमियान जो डिवीजन है उनको 100 बराबर हिस्सों में तकसीम किया जाता है। इसका लोअर फिक्स पॉइंट 273 केल्विन पर होता है और अपर फिक्स पॉइंट जो वो 373 केल्विन पर होता है। तो इन दोनों के दरमियान 100 जो डिवीजन्स है वो बनाई जाती हैं। अब बात करें सेल्सियस स्केल की। तो सेल्सियस स्केल के अंदर जो लोअर फिक्स पॉइंट है दैट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड और अपर फिक्स पॉइंट जो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। मतलब इसके अंदर भी 100 इक्वल डिवीजन्स होती हैं लोअर और अपर फिक्स पॉइंट के दरमियान। बट फ़ारेनहाइट स्केल की बात करें तो फ़ारेनहाइट स्केल में थोड़ा सा चेंज आता है। फ़ारेनहाइट स्केल में जो लोअर फिक्स पॉइंट है दैट इज 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, जबकि अपर फिक्स पॉइंट जो है दैट इज 212 फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से इनके जो स्केल्स के दरमियान जो डिवीजन है वो 180 जो पॉइंट्स हैं उनमें डिवीजन हुई होती है। तो सिर्फ फ़ारेनहाइट में ये थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूलाज हैं जिसकी मदद से आप टेम्परेचर को एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला जो है वो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप डिग्री सेल्सियस में अगर टेम्परेचर को पुट करेंगे तो आपके पास केल्विन में उसका जवाब आ जाएगा। सिमिलरली आप इस फार्मूला की मदद से जो डिग्री सेंटीग्रेड है उसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप वैल्यूज को पुट करें, कैलकुलेट करेंगे तो आपको फ़ारेनहाइट में जो आंसर है वो मिल जाएगा। तो सिंपली आपको इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेट करने से आप उस टेम्परेचर को डिफरेंट स्केल्स के दरमियान चेंज
कर सकते हैं। अब जरा कंपैरिजन कर लेते हैं इन स्केल्स के दरमियान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जीरो की। एब्सोल्यूट जीरो हम कहते हैं 0 केल्विन को, 0 केल्विन को। ये हमारे पास केल्विन स्केल है, ये सेल्सियस है, ये फ़ारेनहाइट। तो 0 केल्विन जो है इसको हम एब्सोल्यूट कहते हैं। हम कहते हैं ये वो पॉइंट है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं किसी भी मटेरियल के, वो 100% फ्रीज होकर जम कर रुक जाते हैं, उनकी जो वाइब्रेशनल मोशन है वो रुक जाती है। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में हम ये पढ़ चुके हुए हैं कि जितना भी मैटर है, जितना भी मीडियम है, जितना भी सॉलिड या लिक्विड या गैस हमारे पास मैटर है, वो सब का सब टाइनी पार्टिकल्स एटम्स पर जो है वो कंपोज करता है और सभी पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि एब्सोल्यूट जीरो वो पॉइंट है जहां पर उन तमाम पार्टिकल्स की जो मोशन है वो रुक जाती है। इसको हम 0 केल्विन और सेल्सियस की बात करें तो -273 और इसकी फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये -459 फ़ारेनहाइट बनता है। अब बात करते हैं लोअर फिक्स पॉइंट की। तो फ़ारेनहाइट में जो लोअर फिक्स पॉइंट है जहां पे वाटर फ्रीज हो जाता है दैट इज 32 और डिग्री सेल्सियस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में इट इज 273 केल्विन है। और अपर फिक्स पॉइंट की बात करें जहां पे वाटर बॉयल होता है तो फ़ारेनहाइट में दैट इज 212 फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में 373 केल्विन इसका अपर फिक्स पॉइंट है। और ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, डिग्रीज में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है और केल्विन में 310 केल्विन होता है। ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो एमसीक्यू के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इनमें से कोई ना कोई एमसीक्यू आ जाता है। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं हीट की। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, हीट एक्चुअली डिपेंड करती है टोटली मोशन ऑफ द पार्टिकल इनसाइड द मैटर। मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं वो ही डिफाइन करते हैं कि किसी मैटर की जो हीट है वो कितनी ज्यादा होगी। अगर हम किसी बॉडी को हीट अप करते हैं तो असल में हम उस बॉडी को थर्मल एनर्जी दे रहे होते हैं और उस थर्मल एनर्जी के नतीजे में जो उस मैटर के पार्टिकल्स हैं वो तेजी के साथ मूव करना शुरू कर देते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये ठंडा पानी है कोल्ड वाटर के अंदर। कोल्ड वाटर के अंदर आप देख सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ साथ जुड़े हुए हैं, आपस में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस है वो बहुत कम है। फिर हम उसको थोड़ा सा गर्म करते हैं, यू कैन सी तो थोड़ी सी स्पेसेस जो है वो ज्यादा हो गई हैं। क्यों? क्योंकि पार्टिकल की मोशन ज्यादा हो गई है। बट हॉट वाटर की बात करें, यू कैन सी देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन द स्पेसेस ऑफ द पार्टिकल्स एज कंपेयर्ड इनटू कोल्ड एंड वार्मर वाटर। और इसकी वजह वही है कि जब हम हीट अप करते हैं तो पार्टिकल्स की मोशन ज्यादा होती है और वो आपस में फासले को बढ़ा लेते हैं। तो एक्चुअली मोशन ऑफ द पार्टिकल डिपेंड अपॉन द थर्मल एनर्जी एंड थर्मल एनर्जी जो है वो प्रोवाइड करती है एनर्जी पार्टिकल्स को मूव करने में। तो जो हमारा टेम्परेचर है इसका जो एसआई यूनिट है दैट इज अ जाउल, जो कि एक साइंटिस्ट जेम्स प्रेस्कॉट जाउल के नाम पर है, जो कि एक इंग्लिश फिजिसिस्ट और मैथमेटिशियंस थे, उनके नाम पर इसको रखा गया है। ये हीट एनर्जी को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है कि अगर आप दो मीडियम जिनमें से एक गर्म है और एक ठंडा उसको मिक्स करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास गर्म कॉफी है और उसके अंदर आप एक ठंडा दूध जो है वो मिक्स करते हैं तो क्या होगा? यू कैन सी कि जो ठंडा दूध है वो टेम्परेचर को अटेन करना शुरू कर देगा। कहां से? वो टेम्परेचर जो कॉफी ड्रॉप करेगी। वो कॉफी का टेम्परेचर ज्यादा है, दूध का टेम्परेचर कम है। जब आप इसको मिक्स करेंगे तो इसकी ठंडक की वजह से ये अपनी एनर्जी को लूज करेगी और जो एनर्जी ये हॉट कॉफी लूज करेगी वो अटेन कर लेगा मिल्क। और ये तब तक सिलसिला जारी रहेगा जब तक कि दोनों एक ही टेम्परेचर पर इक्विलिब्रियम पोजीशन पर नहीं आ जाते। इस पोजीशन को हम थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, जहां पर इस दोनों जो कंपोनेंट्स हैं उनकी जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्मल एक्सपेंशन की। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि जो पार्टिकल्स हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक जो पार्टिकल्स हैं वो कंटिन्यूस मोशन में होते हैं और जब हम किसी भी पार्टिकल किसी सॉलिड को हीट देते हैं तो उस हीट की वजह से उन पार्टिकल्स की मोशन ज्यादा हो जाती है और वो मोशन ज्यादा होने की वजह से वो दूसरे पार्टिकल्स को धक्का मारते हैं, उनको दूर कर देते हैं, उनके दरमियान फासला बढ़ जाता है। इसको हम थर्मल एक्सपेंशन का नाम देते हैं कि सॉलिड्स को, मेटल्स को खास तौर पर
जब गर्म किया जाता है तो पार्टिकल्स के दरमियान वाइब्रेशनल मोशन ज्यादा होने की वजह से उनका जो साइज है वो बड़ा हो जाता है, जिसको हम थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। इसका फ्लूइड्स के अंदर भी आप इसका असर देख सकते हैं। आपको पता है जो थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, उसके बल्ब के अंदर मरकरी जो है पहले कंबाइन इकट्ठी हुई होती है या अल्कोहल जो है वो इकट्ठा हुआ होता है, लेकिन जब हम उसको हीट अप करते हैं तो पार्टिकल्स के दरमियान फासला बढ़ने की वजह से वो जो लिक्विड है वो एक्सपैंड कर जाता है पूरी ट्यूब के अंदर। इसको थर्मल एक्सपेंशन कहा जाता है। अब थर्मल एक्सपेंशन का इफेक्ट और जो उसके एप्लीकेशंस हैं उनको देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल थर्मल एक्सपेंशन को हम इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास मरकरी थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, उसके अंदर लिक्विड मरकरी या लिक्विड अल्कोहल फिल की होती है। तो जब उसको किसी पेशेंट के साथ टच किया जाता है तो उसकी हीट की वजह से उसमें थर्मल एक्सपेंशन होता है और मरकरी या जो अल्कोहल है वो इस कॉलम में ऊपर की तरफ चढ़ती है और इसके ऊपर दी गई ग्रेडिंग्स की मदद से हम पेशेंट का जो टेम्परेचर है वो जान पाते हैं। इसी अगर किसी जार का ढक्कन जो वो टाइटली सील हुआ हो तो हम उसको गर्म पानी के नीचे रखते हैं ताकि वो मेटल का ढक्कन थोड़ा सा एक्सपैंड हो जाए, खुलने में आसान हो जाता है। इस तरह रेलवे ट्रैक्स में आपने अक्सर गैप्स देखे होंगे, तो गर्मियों में जब टेम्परेचर राइज करता है तो असल में ये मेटल जो वो एक्सपैंड करता है। तो अगर ये गैप्स यहां पर ना हो तो ये रेल ट्रैक्स जो वो टेढ़े हो जाएंगे, डी रेल हो जाएंगे। तो इन गैप्स को इसी मकसद के लिए रखा जाता है ताकि जब थर्मल एक्सपेंशन हो तो ट्रैक्स जो है वो डिफॉर्म ना हो। इस तरह ब्रिजेस के ऊपर जो गैप्स है वहां पर भी आपने कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्शन देखी होगी कि उसके दरमियान ब्रिजेस के जो जॉइंट्स हैं उनके दरमियान थोड़ा सा गैप रखा जाता है ताकि जब गर्मियों में टेम्परेचर राइज होता है तो जो मेटल इस्तेमाल किया गया ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के दौरान, जो स्टील इस्तेमाल किया गया, जब वो एक्सपैंड करे तो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन को किसी तरह का भी नुकसान ना हो। इसी तरह जो वायर्स हैं, जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं जो पोल्स के दरमियान लटकी होती है, उनको स्ट्रेट नहीं, उनको थोड़ा सा बेंड रखा जाता है ताकि थर्मल एक्सपेंशन गर्मियों में जब हो या सर्दियों में जब वो सुकड़े तो वायर्स को किसी तरह का नुकसान ना हो। अब हम बात करते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट की। हीट जो है वो उसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर सके। तो उसको मूव करने के ये तीन तरीके हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। इन तीनों तरीकों को जरा हम वन बाय वन देखते हैं कि ये क्या चीजें। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्शन की। तो कंडक्शन क्या है? कंडक्शन मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी बाय द वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल, कि पार्टिकल्स वाइब्रेट करके जो एनर्जी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रांसफर करते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पे आप देख सकते हैं एक मेटल रॉड है, उस मेटल रॉड के एक तरफ आप जो है वो टेम्परेचर बर्नर जला के उसका टेम्परेचर हाई करते हैं। अब होगा क्या कि यहां वाले पार्टिकल्स जब मूव करेंगे, ये वाले पार्टिकल्स जब हीट अप होंगे तो उनकी मोशन जो है वो ज्यादा होगी, वो अपने साथ वाले पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे, वो अपने साथ वाले को, वो अपने साथ, वो अपने साथ, इस तरह चलते चलते ये हीट जो है वो इस तक आ जाएगी। यही वजह है कि अगर आप मेटल रॉड को एक सिरे से पकड़कर दूसरे सिरे को आग में रखें तो आपके हाथ वाला सिरा भी जो है वो गर्म हो जाता है, जस्ट बिकॉज ड्यू टू द मोशन ऑफ दिस पार्टिकल। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज कॉल्ड कंडक्शन, जिसमें पार्टिकल्स की मोशन जो है वो कॉज बनती है ट्रांसफर ऑफ हीट के लिए। इसी की बेस पर हम कुछ हीट कंडक्टर्स को, कुछ जो मेटल्स हैं उनको एक अच्छा हीट कंडक्टर होने के नाते कुकिंग के लिए जो बर्तन बनते हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उसके लिए वुड या प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अगर प्लास्टिक या वुड का बर्तन बनाएंगे तो ऑब्वियसली ये हीट को ट्रांसफर नहीं करते, कंडक्शन को सपोर्ट नहीं करते, तो खाना नहीं पक सकता। बट उन मेटल्स के बर्तनों के जो हैंडल्स हैं हम उन पर लकड़ी या प्लास्टिक लगाते हैं ताकि हमारे हाथ जो है वो ना जल सके। तो इस तरह मीडियम्स को, कुछ मटेरियल्स को हम हीट के हवाले से अच्छा कंडक्टर कहते हैं और कुछ को हम हीट के हवाले से इंसुलेटर भी कहते हैं। इसी तरह जो जानवरों के फर होते हैं, जो कोट हम पहनते हैं, आप देखिएगा उसके अंदर भी एयर ट्रैप हो जाती है और वो ट्रैप्ड एयर एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती है और उसके अंदर वाला जो हीट है वो उसके अंदर ही रहती है, वो वेस्ट नहीं होती। सेकंड जो तरीकाकार है दैट इज कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या है? कन्वेक्शन हीट के ट्रांसफर का वो तरीकाकार है जिसमें मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस होती है, यानी कि पार्टिकल इटसेल्फ मूव करके चले जाते हैं। हम इससे पहले जो कंडक्शन में हमने पढ़ा था, कंडक्शन में पार्टिकल सिर्फ अपनी ही जगह पर मूव होते हैं और एनर्जी ट्रांसफर करते हैं, बट कन्वेक्शन के अंदर पार्टिकल इटसेल्फ
जो है वो मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये एक पानी का बर्तन जो है उसको चूल्हे के ऊपर रखा हुआ है, जब आप इसको गर्म करेंगे तो इसके पैंदे के साथ जो वाटर मॉलिक्यूल है वो एनर्जी अटेन करके नीचे से मूव करके ऊपर वाली साइड पर आ जाएंगे। अब यहाँ पे पार्टिकल्स इटसेल्फ प्रोड्यूस करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं और जो है वो हॉट वाटर करंट्स बनाते हैं, हॉट वाटर करंट्स बनाते हैं। इसी तरह जो हवा है, हवा भी कई इलाकों में गर्मी ज्यादा होने की वजह से हवा गर्म होकर फैलती है और एक इलाके से दूसरे इलाके की तरफ मूव करती है, जिसको एयर करंट्स कहते हैं। और उन एयर करंट्स को मुख्तलिफ परिंदे जो है वो उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह का मेथड जिसमें पूरे का पूरा पार्टिकल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर एनर्जी को लेकर जाए, इसको हम कन्वेक्शन कहते हैं। हवा की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि दिन के वक्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिन के वक्त जब सूरज निकलता है तो जमीन के ऊपर जो हवा है वो गर्म हो जाती है और ये गर्म हवा समंदर की तरफ जाती है और समंदर से ठंडी हवा जो है वो जमीन की तरफ आती है। बट रात के वक्त जब जमीन ठंडी हो जाती है तो जमीन से ठंडी हवा समंदर की तरफ जाती है और जो गर्म हवा है वो वापस जमीन की तरफ आ जाती है। ये जो हवा के पार्टिकल्स ट्रांसफर हो रहे हैं इनको भी हम कन्वेक्शन कहते हैं। और तीसरी और लास्ट फॉर्म जो है दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन के अंदर जो हीट है वो बगैर किसी मीडियम के ट्रांसफर होती है। जैसे सूर्य से जो हमें हीट आती है वो किसी मीडियम के बगैर आती है। इस तरह की जो हीट ट्रांसफर है उसको हम रेडिएशन कहते हैं, जिसमें ना तो पार्टिकल जा रहा है ना पार्टिकल की मूवमेंट हो रही है, बट जो हीट है वो इटसेल्फ ट्रांसफर हो रही है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इस तरह की जो ट्रांसफर है उसको हम रेडिएशन कहते हैं। ओके जी, अब हम बात करते हैं थर्मल इंसुलेशन कैसे करते हैं। जब बिल्डिंग्स या घर बनाते हैं तो उनमें थर्मल इंसुलेशन की जाती है। उसके लिए क्या किया जाता है, फॉल सीलिंग जो है वो रखी जाती है, क्योंकि छत के नीचे हम सीलिंग बनाते हैं और दरमियान में एयर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से एक कुशन बन जाता है और जो बाहर से गर्मी और अंदर की कूलिंग जो है वो बाहर नहीं जा पाती। इस तरह हम जो छतें हैं उनको इंसुलेट करते हैं ताकि गर्मी से बचा जा सके। उसके बाद रिफ्लेक्टर छतों के ऊपर शाइनी सरफेस लगाते हैं ताकि जब लाइट उस पर पड़े वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाए और हीट नीचे ट्रांसफर ना हो सके। वॉल्स की थिकनेस जो वो ज्यादा रखते हैं ताकि हीट उसमें पेनिट्रेट ना कर सके। जो इंसुलेटिंग पैनल्स हैं वो अटैच किए जाते हैं दीवारों के साथ ताकि हीट उसमें ट्रांसफर ना हो सके। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए जो हम बिल्डिंग्स हैं उनको हीट प्रूफ बनाते हैं ताकि गर्मियों के अंदर जो हम कमरों के अंदर हीट ना आए और हम गर्मी से खुद को महफूज रख सकें। सो ये था आज का सेशन। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको देख लेते हैं। J is the symbol of unit, joule is the unit of joule। किसका यूनिट है? joule जो है वो हीट का यूनिट है। If your classroom temperature is 27 degree, what is the value in Kelvin scale? अब Kelvin scale पे जो lower fixed point होता है that is 0.73। इसके हम अंदर हम 27 और ऐड करें तो ये बन जाएगा 300 Kelvin। सो हमारा राइट आंसर होगा that is 300 Kelvin। Which of the following is the best conductor? wood, water, metal, प्लास्टिक के अंदर से मेटल जो है वो हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर है। Which temperature of the following is representing melting point of ice? हम जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 273 केल्विन। मर्करी थर्मोमीटर यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, व्हिच प्रोसेस इज यूज्ड इन इट? मर्करी थर्मोमीटर के अंदर जो मर्करी की एक्सपेंशन है वो कौन सा प्रोसेस है? दैट इज थर्मल एक्सपेंशन, जिसकी वजह से जो वो मर्करी है उस थर्मोमीटर के कॉलम में ऊपर की तरफ चढ़ती है। ओके जी, फर्दर हमारे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं। उसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्स्ट कंडक्टर? इनमें से सबसे बुरा कंडक्टर कौन सा है? तो इनमें सबसे बुरा जो कंडक्टर है दैट इज वुड। उसके बाद आ जाता है कंडक्शन ऑफ हीट बेस्ट टेक प्लेस इन। जो हीट की कंडक्शन है सबसे ज्यादा किस में होती है? तो सॉलिड्स में सबसे ज्यादा हीट की कंडक्शन होती है। मटेरियल दैट ट्रैप एयर लाइक फर, वूल एंड सॉ डस्ट आर हीट। के जो मटेरियल लाइक फर है या वूल है या डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको वो हीट के लिए क्या है? वो असल में हीट के लिए इंसुलेटर है क्योंकि ये हीट को गुजरने नहीं देते। उसके बाद द हीट ट्रांसफर दैट अकर्स ड्यू टू द डेंसिटी डिफरेंस इन फ्लूइड। डेंसिटी डिफरेंस मीन कि एक जगह से दूसरी जगह जो पार्टिकल्स मूव होते हैं हम उसको कन्वेक्शन कहते हैं, ये कन्वेक्शन होती है। उसके बाद ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट इज बीइंग जनरेटेड ऑन सन। तो सूर्य से जो हीट हमारे पास आती है वो रेडिएशंस के जरिए हमारे तक पहुंचती है। सो द राइट ऑप्शन इज ई। दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन आपके लिए बहुत मुफीद रहा होगा, आपके नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।